यदि कर्तव्य के निर्वहन की बात की जाए तो सूर्य देव से बेहतरीन उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं या एक ऐसे देवता हैं जो कि समस्त ब्रह्मांड को, समस्त सृष्टि को जीवन देते हैं, वह भी बिना किसी लाग लपेट के, निर्विकार भाव से। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मुख्यतः 5 संप्रदाय माने जाते हैं, जिनमें से कि एक सौर संप्रदाय भी है। सौर संप्रदाय को न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि विश्व की कई पुरानी मान्यताओं में इन्हें मान्यता मिली हुई है। चाहे वो प्राचीन रोमन साम्राज्य हो, चाहे मिस्र की पुरानी सभ्यता हो, चाहे एज़टेक सभ्यता का यदि आपने नाम सुना हो, और वर्तमान में जापान में शिंतो, है ना, ये सभी कहीं ना कहीं सूर्य को वर्चस्व प्रदान करती हैं, उन्हें एक देवता के रूप में स्वीकार करती हैं। निर्विकार भाव से लिप्त होना, यही सूर्य का सबसे मुख्य गुण है। तो जीवन में जब कभी आप किसी समस्या में उलझें, समस्या में फंसे, तो उसे अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर लें। हिंदू धर्म में सूर्य वंश का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपनी मर्यादा और कर्तव्यों के लिए व्यतीत किया। सूर्य नारायण आपकी पत्रिका के लग्नेश होते हैं और राशेश होते हैं, अर्थात आपकी राशि के स्वामी भी होते हैं। ये जो 5 का अंक आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को समझिएगा, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सूर्य की क्वालिटी है। आकर्षण तो आपका विशेष, एक कहना चाहिए कि विशेष उपलब्धि है। वर्तमान समय में राहु देव का जो गोचर हो रहा है वो आपकी पत्रिका के 7वें भाव में हो रहा है और राहु देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु देव के इस नक्षत्र परिवर्तन का हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। राहु महाराज ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया और ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर दिए हैं। 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में यदि बात की जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो 23वें नंबर पर स्टैंड करता है। मंगल आपकी पत्रिका में अत्यंत शुभ भावों के स्वामी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मंगल आपकी पत्रिका में एक तो आपके चतुर्थेश होते हैं और इसके साथ ही साथ आपके भाग्येश भी होते हैं। राहु जैसा प्लैनेट, ये बात सही है कि राहु जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे तो कई विद्वान इसे अंगारक योग की श्रेणी भी दे देंगे और जायज सी बात है। लेकिन चूंकि मंगल आपके अत्यंत शुभ भावों के स्वामी हैं, राहु देव जिन्हें की वृषभ राशि और मिथुन राशि कालांतर में इन्हें दे दी गई कि राहु देव वृषभ और मिथुन राशि में जाकर उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो राहु महाराज का न तो कोई राशि है और ना ही कोई इनका भाव है जो कि इन्हें अलॉट किया गया हो। ये जिस नक्षत्र में आपके नेटल चार्ट में बैठे हैं और साथ में ट्रांजिट में जिन नक्षत्रों में घूम रहे हैं, उन नक्षत्रों के हिसाब से आपको परिणाम देते हैं। राहु का ये गोचर जो है ये अप्रैल 2027 तक रहने वाला है, मतलब काफी लंबा पीरियड है। तो जब कोई प्लैनेट एक नक्षत्र में काफी लंबे समय तक गोचर करता है तो निसंदेह तौर पर उसका रिजल्ट आपके नेटल चार्ट के हिसाब से होता है कि वो आपके नेटल चार्ट में किस तरीके से जाकर बैठा हुआ है। भाव तो बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार भाव राहु महाराज जिन नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, बड़ा शानदार है।
नाम से ही स्पष्ट है कि धनिष्ठा मतलब धन देने वाला नक्षत्र है ये। सप्तम भाव जो है ये आपके जीवन साथी को दिखाता है, सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, सप्तम भाव आपकी पीआर को दिखाता है, पब्लिक रिलेशंस को। सप्तम भाव यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्रों में हैं तो आपकी जनमानस में होने वाली भागीदारी को दिखाता है। बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यद्यपि सप्तम भाव कहते हैं कि मार्केश भी होता है, लेकिन जब उसकी अंतर्दशा चलती है तब उसका प्रभाव देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज होते हैं, जो कि वर्तमान में अष्टम में गोचर कर रहे हैं। राहु को गुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। एक दृष्टि राहु महाराज की आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ेगी। वहां पर स्वयं केतु महाराज विराजमान हैं, तो वहां पर राहु की दृष्टि की चर्चा करने का कोई सेंस है नहीं। एक दृष्टि आपकी 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो पहली बात तो यह कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति क्या है। यदि राहु शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, जैसा मैंने एक पुरानी वीडियो में दिया हुआ है आपको कि राहु किन नक्षत्रों में यदि आपके नेटल चार्ट में है तो वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे, आप चाहें तो वहां पर भी जाके उसे देख सकते हैं। 7th हाउस में राहु का ट्रांजिट दाम्पत्य जीवन में यदि शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो मधुरता बढ़ाने वाला रहने वाला है। बिजनेस पार्टनर के साथ में आप बहुत समय से कोई एक पार्टनर ढूंढ रहे थे, बेहतरीन पार्टनर आप चाह रहे थे जिसके साथ में आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें या फिर अपने बिजनेस को फैला सकें बिना किसी पार्टनर की मदद के भी। उस कंडीशन में राहु महाराज यहां पर आपकी मदद करने वाले हैं। यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, राहु आपकी पत्रिका में शुभ हैं, निसंदेह तौर पर राहु महाराज इस कंडीशन में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, लोग आपकी बात को वजनदारी के साथ में लेंगे। ये वक्त जो है आपको अपने आप को पब्लिक से कनेक्ट करने का है। जितना आप लोगों से अपने आप को जोड़ेंगे, जितना समाज से जोड़कर चलेंगे, उतना ही शुभ परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। भले आप पॉलिटिकल क्षेत्रों की बात करें या फिर आप अपनी व्यावसायिक जिंदगी की बात करें। यदि राहु आपकी शुभ स्थिति में नहीं है, राहु को उपाय भी दूंगा मैं आपको, तो अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनरशिप डीड साइन करने से पहले 2 टाइम्स उसे क्रॉस चेक, मैं कहूंगा 3 टाइम्स उसे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम का भी कारक है, इल्यूजन का भी कारक है। दाम्पत्य जीवन में भ्रम पैदा कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ में एक भ्रम की स्थिति का निर्माण हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ जितना क्लियर कट रहेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ जितनी ओपन बुक्स रखेंगे आपने, उतनी आपके लिए यहां पर सहूलियत रहने वाली है। नेताओं के लिए यदि बात की जाए पॉलिटिकल क्षेत्रों में, तो यहां पर राहु शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही चीजों में उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, क्योंकि राहु झूठ भी बहुत बुलवाता है। राहु की दृष्टि जो 11th हाउस पर पड़ेगी वो इनके मित्र बुध की राशि है, जो कि आपका लाभ भाव अर्थात एकादश भाव है। एकादश भाव पे बात करने से पहले हम आपके 3rd हाउस पर बात करते हैं, जहां पर कि राहु शुक्र की राशि जो आती है आपके 3rd हाउस में, ये भी राहु के मित्र हैं। यहां पर बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राहु आपकी पत्रिका में शुभ है या अशुभ। देखिए 3rd हाउस जो है इसे हम पराक्रम का भाव कहते हैं। पराक्रम की जरूरत कहां पड़ती है, जब जीवन में कहीं संघर्ष की स्थिति हो। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है विगत 1 साल से, तो आप इसमें 2 प्लैनेट को दोषी ठहरा सकते हैं, जिम्मेदार, एक अपने राहु महाराज को और दूसरे आपके शनि महाराज को। क्योंकि यदि ये राहु शुभ है तो ये 3rd हाउस जो है ना, ये 3rd हाउस आपके जितने भी लोग बाग टेक्नोलॉजी टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, भले फिर वो आईटी क्षेत्र क्यों ना हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, न्यूज एंकरिंग करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। 3rd हाउस बेसिकली जो है ये आपके आस पड़ोस को दिखाता है। और इंटरनेट के जमाने में
ग्लोबल हो गई है दुनिया, विलेज बन गया है ना। तो यहां पर जो है कि यदि आपके कनेक्शन सुधर रहे हैं तो आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है, और यदि कनेक्शन नहीं सुधर रहे हैं, आप इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको व्यवसाय में, वहां पर आपको आपकी नौकरी में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो राहु महाराज वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखने की बात है। 11th हाउस में राहु महाराज यदि शुभ हैं, आप जीवन साथी के सहयोग से, यदि आपकी राशि सिंह राशि है या फिर आपके जीवन साथी की राशि सिंह राशि है, आप जीवन साथी के भाग्य के सहयोग से लाभ प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई नया प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में आप विचार बना सकते हैं, कोई नया वाहन लेने के बारे में आप विचार बना सकते हैं। आप जो भी विचार बनाएंगे वो पुराने से बड़ा होगा, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, विस्तार है, चीजों का विस्तार कर देता है। छोटी चीज कभी राहु को पसंद नहीं आती। तो राहु जब भी शुभ स्थिति में होते हैं, आपको उस लेवल से अपर लेवल पर ले जाने का प्रयास करते हैं। लाभ निश्चित तौर पर आपका बढ़ना तय है। आपके जीवन साथी के यदि उनकी दशा अंतरदशा अच्छे प्लैनेट की चल रही है, तो उनके भाग्य के सहयोग के चलते हुए आपको उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने के लिए मिल सकती है। कोई प्रतिष्ठित बात हो सकती है, कोई रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है। लेकिन यदि यही राहु अशुभ कंडीशन में है, तो आपको चौथे घर से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती हैं। चलते चलते वाहन का खराब हो जाना, ये भी देखने के लिए मिल सकता है। यहां पर यदि राहु देव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो देखिए सावन माह शुरू होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली हुई है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 15 जुलाई 2026 से गुप्त नवदुर्गा बैठ रही है। सबसे सर्वोत्तम उपाय है राहु का ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप। इन 9 यदि आपको पता है कि आपकी पत्रिका में राहु शुभ स्थिति में नहीं है, और अगर शुभ स्थिति में है तो भी यदि आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, शिवलिंग के ऊपर यथासंभव जलाभिषेक करते हैं, आप अपने राहु को शुभ करते हैं, अशुभ राहु को बैलेंस करते हैं। साथ ही साथ विष्णुकांता का फूल आता है नीले रंग का, ब्लू कलर का होता है, और अगर आपकी पत्रिका में आपको पता है कि राहु महाराज अशुभ है, तो ये फूल आपको अपने घर में लगा लेना चाहिए। प्लांट इसका छोटा सा होता है, गमले में आप लगा सकते हैं। ब्लूइश कलर के फूल आते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। शनिवार के दिन यदि आप शिवलिंग के ऊपर विष्णुकांता के फूलों का अर्पण करना शुरू करते हैं, आप न सिर्फ अपने राहु को शुभ करने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ अपने शनि महाराज को, जो कि आपके 6वें और 7वें घर के स्वामी हैं, उन्हें भी कहीं कहीं शुभ करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाता है। तो यदि राहु आपकी पत्रिका में अशुभ कंडीशन में है, तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।